पर कुछ बच्चों के कमेंट आए थे। कुछ बच्चों का क्या, एक बच्चे का कमेंट आया था, तो उस कमेंट में जो बातें कही गई थी उसको एक बार पीडीएफ में भी देख लेते हैं, बता देते हैं कि क्या कुछ वहाँ पर बातें बताई गई हैं, और साथ ही साथ जो मैंने बताया है उसको भी देख लेते हैं। देखिए, बात ये होती है कि एनसीईआरटी पढ़ाने या कोई भी किताब पढ़ाने का मतलब ये होता है, या टीचर की भूमिका ये होती है कि जो जटिल बातें एनसीईआरटी में या किताब में लिखी गई हैं उन्हें आसान भाषा में आप तक पहुंचाई जाए, और वही काम हम करते हैं। तो जो आपका कमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने ये पूछा था कि सर ये समझ में नहीं आया। तो नेशनल इनकम के बारे में सिंपली मैंने आपसे ये कहा था कि चारों कारकों को जो आय प्राप्त हो रही है उसे हम कह रहे हैं नेशनल इनकम। अब इससे ज़्यादा सरल क्या बताया जाए। फिर भी जो आपने कहा है और जो बातें एनसीईआरटी में दी गई हैं, जिसका रेफरेंस आपने दिया है, उसको भी देख लेते हैं। एक बार क्लास को रिज्यूम कर लेते हैं, फिर वो वाली बात आपकी देख लेते हैं। ठीक है, और थैंक यू, आपने जो मुझे बताया, जो समझाने की कोशिश की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फ़िलहाल आपका जो आकलन है वो भी ठीक है मेरे संबंध में। फ़िलहाल यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जो 4 कारकों को प्राप्त होने वाली आय है उन्हीं को हम कह रहे हैं कि यही राष्ट्रीय आय है। अब इसी में से चाहे आप जो घिसावट है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स इत्यादि को माइनस कर दीजिए या प्लस कर दीजिए, सब आपका इसी से निकल जाएगा। मैंने ये बताया था कि जब हम यहाँ पर पढ़ रहे थे तो हमने एक बात समझी थी, यहाँ पर यही बात आप लोगों को यहाँ पर बताई गई कि भैया कौन सा मूल्य है। तो हमने ये कहा था कि यह या तो फैक्टर कॉस्ट है या फिर यहाँ पर मार्केट प्राइस है। यही तो हमने देखा था कि नेशनल इनकम और नेशनल इनकम ऑफ अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक एक पहलू को देखा था। उसमें हमने ये कहा था कि अगर हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ानी है तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि किसका उत्पादन हो रहा है, किसका प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का हो रहा है। हमने ये कहा कि इसका जो मूल्य है वो नेशनल इनकम है, इसी का तो अंतिम मूल्य लेंगे, और अंतिम मूल्य मध्यवर्ती वस्तु ये क्या होती है ये भी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हमने ये कहा कि नैतिक मूल्य भैया इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी में सीधा सीधा सा मतलब ये है कि ये जो आप देख रहे हैं मौद्रिक मूल्य, इसी का आकलन किया जाएगा। आपने कितनी सेवा दी, आपने कितनी सेवा ली, कितने मूल्य की आपने सेवा ली, या आपने कितना भुगतान किया, आपके पास कितना मुद्रा सुरक्षित है, या आपकी परचेजिंग पावर कैसी है, ठीक है, या फिर आपका साख सृजन कितना है, या आप कितने साख सृजन की क्षमता रखते हैं, ये सब कुछ किससे पता चलता है? ये इसी से तो पता चलता है। मौद्रिक मूल्य से ही पता चलता है, मुद्रा से पता चलता है। तो जब हम इसकी बात कर रहे थे कि ये जो है मौद्रिक मूल्य, इससे 2 भागों में बांट करके देखा जाता है, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि आगे चल करके 2008 में एक रिकमेंडेशन दिया गया था, एक सुझाव दिया गया था, और उन सिफारिशों के आधार पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है, जो रिकमेंडेशन दिए गए थे उनके आधार पर हमने इसको हटा दिया। अर्थात अब इसके आधार पर जीडीपी की गणना या राष्ट्रीय आय की गणना नहीं होती है। अब राष्ट्रीय आय की गणना केवल इस पर किया जाता है, मार्केट प्राइस पर किया जाता है। ये तो बताने के लिए, समझाने के लिए था कि कहीं अगर ये चीज़ें आपके सामने आए तो आप इसमें अटके ना, ये चीज़ें आपकी क्लियर रहे, आप उन चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। साथ ही साथ हमने जब मार्केट प्राइस की बात की थी तो हमने ये भी कहा था कि हम कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हमने ये कहा था कि फैक्टर कॉस्ट है, और फैक्टर कॉस्ट में हम प्लस टैक्स कर देंगे, और सब्सिडी मैंने बताया था कि सब्सिडी भी इसमें माइनस हो जाएगी, तो हमने ये कह लिया था यहाँ पर इसको कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। ये क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि सब्सिडी भी सरकार दी है। वही सारी बातें आसान भाषा में यहाँ पर आपको बताया गया। फिर भी आपके जो शब्द थे वो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपने किन शब्दों का प्रयोग किया। फिलहाल मैं उसका बुरा नहीं मान रहा हूँ, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। उसके बावजूद भी अगर लगता है तो हम बात कर लेंगे। आप अगर आसपास कहीं हैं तो मिल कर के बैठ कर के बात कर लीजिए। जो डाउट है कि सर ये नहीं समझ में आया,
हम हमेशा अवेलेबल हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने ये बताया कि आप इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि आपका उत्पाद अगर ऐसा है, लगता है कि समाज के लिए ज़्यादा उपयोगी है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए। जैसे सरकार जेनरिक मेडिसिन को बढ़ावा देती है, तो मान लीजिए जेनरिक मेडिसिन बनाने वाली अगर कोई कंपनी होगी तो सरकार उसे सब्सिडी देगी, क्योंकि जेनरिक मेडिसिन सबकी ज़रूरत है। पैरासीटामॉल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पैरासीटामॉल की गोली अगर कोई बना रही है कंपनी, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो सरकार उसको सब्सिडी देगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ पर सब्सिडी के रूप में प्रयोग किया जाए, सब्सिडी के रूप में सहायता दिया जाएगा। और जब सहायता दिया जाएगा तो जितना सरकार ने लगाया टैक्स और जितना सब्सिडी दिया, दोनों को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि सब्सिडी को माइनस तो करेंगे ही ना। सब्सिडी को माइनस कर देंगे तो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स पता चल जा रहा है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स जब हम इसको कह रहे हैं तो यही तो कह रहे हैं, क्या है ये? फैक्टर कॉस्ट है। और फिर जब ये सारी चीज़ें हम जोड़ करके देख रहे हैं तो जितना नेट इनडायरेक्ट टैक्स लगा और टोटल जो मूल्य आया वो हमने कहा कि ये मार्केट प्राइस है। और जो मार्केट प्राइस है, इसके बाद हम लोगों ने बात कर लिया था कि जो चारों कारकों को प्राप्त होने वाली आय है वही हमारा राष्ट्रीय आय है। उसमें घिसावट को निकाल दीजिए, बाकी सारी चीज़ें सकल और निवल के बारे में भी मैंने बता दिया था कि सकल किसको कहते हैं, निवल किसको कहते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो आपने कहा है वो एक बार देख लीजिए। हमने ये बात कर लिया था कि आय का वर्चुअल प्रवाह क्या है। इस प्रवाह के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है, ये यहाँ यहीं पर बताया गया कि किन किन विधियों से किया जाता है। यही सारी बातें आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश की। यहाँ पर एक परिवार के बारे में बात किया गया, आर्थिक एजेंट कौन कौन से हैं। एकल आर्थिक एजेंट एक परिवार है। फिर हमने ये बात कर लिया था कि जो आर्थिक एजेंट हैं वो कितने हैं। तो आर्थिक एजेंटों के बारे में हमने बात किया कि 3 आर्थिक एजेंट हैं, ठीक है। हमने जो 2 आर्थिक एजेंट हैं उनके बारे में समझा था। जो द्विचक्रीय प्रवाह है उसको हम लोगों ने देख लिया था। कोई बात नहीं, हम उन सभी बातों को देखते चलते हैं। जो आपकी जिज्ञासा है, आपकी जिज्ञासा दूर होनी चाहिए, एटलीस्ट मैं उसी के लिए हूँ यहाँ पर। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं उसको मैं एक बार नहीं 10 बार, अगर नहीं समझ में आती हैं 10 बार बताऊँगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। फिलहाल देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि एक सबसे ज़रूरी चीज़ हमने जब बात किया था कल, हालांकि ये आगे मैं बताने वाला था, लेकिन यहाँ पर अभी समझ लीजिए। एक को हम कह रहे हैं माल सूची। जीडीपी में उत्पादन हो रहा है, जीडीपी में उत्पादन, हालांकि ये बाद की वस्तु है और इस बाद की चीज़ को वहीं पर अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे। जो आपकी चीज़ है पहले उसको देख लेते हैं। आपने ये बताने की कोशिश की कि जो राष्ट्रीय आय है, दरअसल राष्ट्रीय आय को लिखते कैसे हैं। जो आपने लिख करके मैसेज किया है, जो कमेंट किया है, उसी को देख लेते हैं, उसी लाइन को देखिए। जिस स्टूडेंट ने मैसेज किया उनका ये कहना है कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, ये क्या लिखा है पहले ये देख लेते हैं। पूर्व में हम देख चुके हैं कि टूट फूट के कारण वर्ष के दौरान पूंजी के एक अंश का उपभोग कर लिया जाता है। मैंने ये कहा कि उत्पादन के जो साधन हैं उनमें टूट फूट होती है, उनकी घिसावट होती है। जैसे पूंजी की बात करें, पूंजीगत निवेश जो किया गया है, और पूंजीगत निवेश में मैंने ये, या फिर पूंजी में मैंने ये कहा था कि उसमें मुद्रा भी शामिल है और उसके साथ साथ मशीनें भी शामिल हैं, या मशीन शामिल हैं, टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं। टूट फूट के कारण वर्ष के दौरान पूंजी के एक अंश का उपभोग कर लिया जाता है। इस टूट फूट को मूल्यह्रास कहते हैं। स्वाभाविक है कि मूल्यह्रास किसी व्यक्ति की आय का अंश नहीं होता, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यदि हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य, अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि सकल यानी कि ग्रॉस की बात की जा रही है, ठीक है, ग्रॉस की बात की जा रही है, यहाँ निवल की बात नहीं की जा रही है। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि निवल अर्थात नेट की बात हो रही है, नेट जिसे निवल कहा जाता है,
सकल और निवल, ये कल की क्लास में हम लोगों ने देख लिया था। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास को घटाते हैं तो हमें समस्त आय की जो माप प्राप्त होती है उसे निवल राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब एक बात बताइए, क्या ये बताया नहीं गया है कि कैसे आप मूल्यह्रास को निकाल सकते हैं, मूल्यह्रास को कम करेंगे तो जो नेट है वो आपका आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि नेशनल इनकम से संबंधित जो अवधारणाएं हैं, वो अवधारणाएं कौन कौन सी हैं? हमने जीडीपी की बात की थी, हमने जीएनपी की बात की थी, हमने एनडीपी की बात की थी, ठीक है, एनडीपी की बात की थी, और इसके साथ साथ एनएनपी की हम लोगों ने बात कर लिया था। तो बताइए, ये वाला जो हिस्सा था मैंने स्पेशली मेंशन करके बताया था आप लोगों को कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, दरअसल ये हिस्सा नेट को बता रहा है। ये हिस्सा जिसको हम कह रहे हैं एनडीपी और एनएनपी। अब जो एनडीपी है और एनएनपी है, ये कहाँ से निकल करके आया है, कहाँ से बना है? इसको अगर हटा देंगे, इसकी जगह डी लगा दिया तो जीडीपी हो गया। एन यानी कि नेट को बता रहा है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। और घरेलू उत्पाद क्या होता है ये भी हम लोगों ने देखा था। इसके साथ साथ हमने ये कहा था कि जो यहाँ जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है, जब यहाँ पर नेट की बात करते हैं, इसमें भी मूल्यह्रास को निकाल देंगे तो मूल्यह्रास के बाद सब कुछ वहाँ पर जोड़ने के बाद, बाकी सारी चीज़ें जोड़ने घटाने के बाद आपका नेट निकल करके आ जाता है। और कल ही की क्लास में हम लोगों ने एक एक करके ये समझ लिया था। अब जो बात आती है, जो यहाँ पर कहा जा रहा है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास को घटाते हैं तो हमें समस्त आय की जो माप प्राप्त होती है उसे निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यहाँ पर नेट नेशनल इनकम की बात की जा रही है। इस प्रकार निवल राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल के लिए बताया गया है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। एक तो ये बात। दूसरी बात आपने जो कहा है यहाँ पर है, अब इस पूरी लाइन को ही पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद उल्लेखनीय है कि इन परिवर्तनों का मूल्यांकन बाजार कीमत पर किया जाता है, मार्केट प्राइस पर किया जाता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब परिवर्तन किया गया तो अब केवल यहाँ पर जीडीपी लिखी जा रही है, तो जीडीपी में ये एमपी नहीं लिखा जा रहा है और ना ही यहाँ पर एफसी लिखा जा रहा है, फैक्टर कॉस्ट लिखा जा रहा है। जीडीपी जब कहा जा रहा है, स्वतंत्र रूप से केवल जीडीपी की बात की जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें एमपी शामिल है, अर्थात मार्केट प्राइस पहले से ही शामिल है। ये अंडरस्टूड है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और हालांकि मैंने बताया भी था कि ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि मूल्यांकन बाजार कीमत पर किया जाता है। उपर्युक्त व्यंजक के माध्यम से हमें बाजार कीमत पर मूल्यांकित निवल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य प्राप्त होता है, ठीक है। बाजार कीमत पर, मार्केट प्राइस पर, उसमें इंक्लूड है, मैंने पहले ही कहा था। तो यहाँ उसमें जो बातें टोटल शामिल है उनको कहा जा रहा है निवल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य प्राप्त होता है, किंतु बाजार कीमत में अप्रत्यक्ष कर शामिल रहते हैं। बाजार कीमत क्या है? जो इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर कोई भी वस्तु बनाई गई है तो बनाने का मतलब प्रोडक्शन टैक्स वगैरह सब कुछ लगेगा, और जो मूल्यवर्धन किया गया है, प्रोडक्शन टैक्स को छोड़ दीजिए, प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्शन टैक्स, इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, वो बाद की संकल्पना है, वो हम देखेंगे। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जो अप्रत्यक्ष कर अर्थात इनडायरेक्ट टैक्स सरकार के द्वारा लगाया गया है, बाजार कीमत में तो शामिल है ही ना, क्योंकि बाजार में वो वस्तु गई है तो सरकार टैक्स लेगी। और उसमें भी हमने कहा था कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि सब्सिडी की बात भी कर ली थी। तो अप्रत्यक्ष कर शामिल रहते हैं। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर आरोपित किए जाते हैं, फलतः कीमत बढ़ जाती है, ठीक है, कीमत बढ़ जाती है। अभी जब रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, अभी तो ये टॉपिक खत्म भी नहीं हुआ। मैंने आप लोगों को कहा था कि अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, बाकी है। अभी ये देखना है कि जीडीपी में कौन कौन सी मदें शामिल नहीं होती हैं, जीडीपी की समस्याएं क्या हैं, और जीडीपी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जीडीपी की आवश्यकता क्या है या महत्व क्या है।
हम लोगों ने ये बात किया था। अब अगर आप लोगों को याद हो तो शुरुआत में ही मैंने बताया था कि हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन अब ठीक है, कोई बात नहीं, जो आपकी ज़रूरत थी आपको समझ में आया, आपने बताया। यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया था, जो राष्ट्रीय आय का लेखांकन किसका भाग है, अवधारणा कैसी है, तुलना और यहाँ पर आवश्यकता। हमने ये भी बात किया था कि इसकी आवश्यकता और तुलना के लिए ज़रूरी है, वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना के लिए ज़रूरी है। तो इन सभी बातों को यहाँ पर तो हमने देखा ही था, उसके बावजूद यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। ये कह रहा है कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य प्राप्त होता है, किंतु बाजार कीमत में अप्रत्यक्ष कर शामिल रहते हैं और अप्रत्यक्ष कर शामिल रहने की वजह से उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं और ये हो जाता है नॉमिनल जीडीपी। जब आप पढ़ते हैं तो नॉमिनल जीडीपी इसी से संबंधित अवधारणा है, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष बढ़ जाती है, अप्रत्यक्ष कर सरकार को उपार्जित होता है। उपार्जित होने का मतलब यह है कि सरकार को प्राप्त होता है, सरकार को मिलता है। तो यहाँ पर उपार्जित होता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद का वह अंश जो वास्तव में उत्पादन के कारकों को उपार्जित होता है। उत्पादन के कारक कौन से? 4 कारक, और उसी को हम संसाधन भी कहते हैं क्योंकि उन्हीं के द्वारा उत्पादन होता है। भूमि के बिना उत्पादन संभव है? तो भूमि क्या है? यहीं पर हम कह रहे हैं कि भूमि, बताइए यहां पर हमने बात किया कि भूमि, हमने क्या कहा था? 4 कारक हैं और इन्हीं 4 कारकों को मैं ये भी कह रहा हूं कि यह संसाधन है और संसाधन के साथ साथ मैं ये कह रहा हूं कि भूमि की बात की। ये बताइए ये कारक है, इसके बिना उत्पादन संभव है? उत्पादन आप कहां पर करेंगे? पृथ्वी पर करेंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थान होगा, कोई ना कोई समय होगा, ठीक है। तो भूमि और ये संसाधन भी है, उत्पादन के संसाधन भी है। यहां पर हमने बात किया मजदूर, ठीक है, मजदूर की बात की। ये भी क्या है? संसाधन है। कैसा संसाधन? मानव संसाधन, इसको स्किल मिला है, मानव पूंजी है, ठीक है, ये भी है। यहाँ पर हमने बात की पूंजी, पूंजी क्या है? ये भी तो एक संसाधन है, उत्पादन होता है। इसके बाद हमने उद्यमी की बात की, तो जो उद्यमी है ये भी तो एक संसाधन है, एक व्यक्ति है, उसके पास स्किल है और फिर वो मानव पूंजी के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पर इन सभी जो कारक हैं इनको कहा जा रहा है, इनको भी क्या प्राप्त होता है? वास्तव में उत्पादन के कारकों को उपार्जित होता है, आय की प्राप्ति होती है। उसी गणना करने के क्रम में बाजार कीमत पर मूल्यांकित राष्ट्रीय निवल उत्पाद से अप्रत्यक्ष करों को घटाकर जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाया गया है घटाया जाता है। इसी प्रकार कुछ वस्तुओं की कीमतों पर सरकार द्वारा उपदान का मतलब क्या है? सब्सिडी, सहायकी, उपदान प्रदान किया जा सकता है। जैसे भारत में पेट्रोल पर सरकार अत्यधिक कर लगाती है जबकि रसोई के गैस पर सब्सिडी देती थी। और अगर मूल रूप से देखा जाए तो दोनों एक ही प्रोडक्ट, एक ही चीज से बनते हैं, अर्थात जो आप कच्चा तेल निकालते हैं वही उसी को प्यूरिफाई किया जाता है। जो रिफाइनरी है वहाँ पर जाते हैं, वहीं से गैस और तेल अलग अलग किया जाता है, लुब्रिकेंट अलग किया जाता है, मोबिल इत्यादि इत्यादि, जो आप वैसलीन, जेली, सब कुछ अलग अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। फिलहाल यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ये कहा जा रहा है हाँ, जबकि रसोई गैस पर उपदान प्रदान करती है, छूट प्रदान करती है। अतः हमें बाजार कीमतों पर मूल्यांकित निवल राष्ट्रीय उत्पाद में से उपादान को शामिल करने की आवश्यकता होती है। उपदान, जो उपदान दिया गया है, किसको? उपदान कौन दे रहा है? सरकार दे रही है, ठीक है, को शामिल करने की आवश्यकता होती है। बाजार की कीमतों पर मूल्यांकित निवल, जब बाजार कीमत की बात करते हैं और नेट की बात करते हैं तो उपदान को उसमें शामिल करना पड़ता है। साथ ही ऐसा करने पर हमें जो माप प्राप्त होती है उसे कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। ये बातें तो बताई ही गई थी, हमने वहां पर भी तो बात किया था कि 4 इसके जो जीडीपी की गणना से संबंधित अवधारणाएं हैं वो अवधारणाएं 4 हैं। उन अवधारणाओं के बारे में हमने बात किया था। तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसको क्या कह रहे हैं? नेट नेशनल इनकम।
या राष्ट्रीय आय कहते हैं। अतः कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद यहाँ पर इक्वल टू कहा जा रहा है, राष्ट्रीय आय इक्वल टू के रूप में भी प्रयोग होता है। राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर, माइनस किया जा रहा है, माइनस अप्रत्यक्ष कर और उपदान दोनों को ये माइनस कर किया जा रहा है। और फिर कहा जा रहा है बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर। यहाँ पर ये अप्रत्यक्ष कर और जो उपदान दिया गया उनको प्लस माइनस कर दिया गया। 10 रुपये मैंने बताया था कि मान लीजिए सरकार ने क्या दिया, अप्रत्यक्ष कर लगाया और उपदान दिया 5 रुपये, यहाँ पर 5 रुपये। तो ये क्या कह रहा है कि बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद निवल अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये सारी बातें हो गई थी कि नहीं हुई थी। और आपने ये लिखा है मुझे निवल अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर माइनस उपदान। अब ये बताइए ये क्या आपके समझ में नहीं आया था? ठीक बात है, नहीं आया था, पूछना आपका हक है और बताना मेरा काम है। लेकिन इस तरह से सीधे सीधे क्वेश्चन मार्क लगा देना ये ठीक बात नहीं है। चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं समझ में, आपके पास बहुत सारे संसाधन अवेलेबल हैं, आप बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह की चीज़ें, पहले निगेटिव चीज़ें लेकर के चलना, ये बताती हैं कि आपके अंदर निगेटिव जो चीज़ें हैं उसकी जो मात्रा है वो ज़्यादा है। इस तरह की शब्दावलियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो डाउट्स होते हैं, डाउट सेशन होगा ही, हम उस पर बात करेंगे। डाउट सेशन तो ये तो ज़रूरी है, वो तो कंपलसरी है, वो तो होगा ही होगा, है ना। फिर भी यहाँ पर हम लोगों ने इसको देख लिया। अब यहीं आगे कहा गया है, देखिए, राष्ट्रीय आय को हम पुनः छोटी छोटी कोटियों में उपविभाजित कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर कहा जा रहा है, अब हम परिवारों के द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय के अंश के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त करें। इसे हम वैयक्तिक आय कहते हैं, जिसे व्यक्तिगत आय के संदर्भ में कहा जाता है। यहाँ पर वैयक्तिक लिखा है गया है, अब यहाँ पर व्यक्तिगत आय की बात होती है। अब व्यक्तिगत आय और एक कहा जाता है प्रयोज्य आय, अर्थात व्यक्तिगत व्यय योग्य आय, जिसे प्रयोज्य आय भी कहा जाता है। व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम। अब ये दोनों क्या होता है, अभी ये चीज़ें पढ़ाई नहीं गई हैं, अभी ये बताना बाकी है, तो उन चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर जो बातें अभी बाकी थी उनको एक बार करने से पहले इन सभी चीज़ों को देख लीजिए और इसमें जो डायग्राम दिया गया है वो भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय को हम पुनः छोटी छोटी कोटियों में उपविभाजित कर सकते हैं। अब हम परिवारों के द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय के अंश की एक अभिव्यक्ति प्राप्त करें, इसे हम वैयक्तिक आय कहेंगे। प्रथम मान लीजिए कि राष्ट्रीय आय जो फर्म और सरकारी उद्यम। अब 3 बातें यहाँ पर थी। फर्म के बारे में हमने बात किया था, यहाँ पर हमने परिवार के हाउस होल्ड के बारे में बात किया था, परिवार के बारे में बात किया था, सरकार के बारे में बात किया था और हमने एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में भी बात किया था। चीज़ें रही कहाँ, ठीक है। फिर यहाँ पर सरकारी उद्यमों के द्वारा अर्जित की जाती हैं में से लाभ का एक अंश उत्पादन के कारकों के बीच वितरित नहीं होता है, ठीक है, वितरित नहीं होता है। इसलिए वैयक्तिक आय की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आय से अवितरित लाभ को घटा दिया जाता है, ठीक। अब ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर पहले ही देख ली गई हैं, उनको आसान भाषा में बताने की कोशिश की गई है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें इसी में शामिल हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बताइए, इसमें से आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये बताया नहीं गया हो, ये मैंने बताया ना हो। यहाँ पर इसको ना दिखा करके मैं सिंपल सामान्य भाषा में डायग्राम के माध्यम से बताया था। देखिए, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय क्या कहा जा रहा है, ये नेट NFA, इसको हम कह रहे हैं नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। ये बताया था कि नहीं, ये भी बताया था। अब यहाँ पर कहा जा रहा है सकल घरेलू उत्पाद GDP, ये बताया गया था, इसी में बताया गया था। इसी से तो हमारी GDP सारे नेशनल इनकम की बात हो रही है, इसी के माध्यम से हो रही है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP बताया था। यहाँ पर मूल्यह्रास डेप्रेसिएशन
ये भी बताया था। निवल राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में किस पर? बाजार कीमतों पर। इसके अलावा अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, ये भी बात हुई थी। निवल आय, राष्ट्रीय आय, निवल राष्ट्रीय आय, यहां पर नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये बात हुई थी या नहीं हुई थी? ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट पर कारक लागत, फैक्टर कॉस्ट की हमने बात की थी। यहां पर अवितरित लाभ के बारे में, ये सब कुछ एक एक चीजें यहां पर हम लोग बात कर चुके थे। ठीक है, इसके अलावा यहां पर और चीजें देखिए। यहां पर अब राष्ट्रीय आय, प्रयोज्य आय, अभी ये मैं बताने वाला हूं, अभी ये बताया नहीं हूं। यहां पर हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया, जीडीपी एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में, एक वर्ष की जब बात की जा रही है तो एक वर्ष कौन सा होगा? तो वो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर होगा। उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। इसके साथ साथ सभी निवासियों और गैर निवासियों द्वारा किए गए उत्पादन को शामिल किया जाता है, चाहे उत्पादक का स्वामित्व एक स्थानीय कंपनी का हो या फिर विदेशी कंपनी का हो। ये भी यहाँ पर एक विदेशी स्वामित्व वाली कंपनी हो। सभी चीज़ों का मापन बाजार कीमतों पर होता है और इसके लिए दिया गया है कि मार्केट प्राइस। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी चीज़ों का मापन किस आधार पर? फैक्टर कॉस्ट पे नहीं, बाजार कीमतों पर किया जाता है। और यहाँ पर हमने ये भी कहा था कि C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M, ये हमने बात किया था। ये कौन है? ये बात हम लोगों ने कर लिया था ना कि ये जो व्यय करता है, कौन करता है? कस्टमर है, वो उपभोग व्यय करता है। यही तो हमने बात किया था कि ये जो बंदा है ये क्या करता है? उपभोग व्यय कर रहा है। ये जो है, ये जो फर्म है, ये क्या कर रहा है? निवेश व्यय कर रहा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है। जी, ये हम लोगों ने गवर्नमेंट GOVT की बात की थी। अगर आय का वर्तुल प्रवाह याद हो तो हमने एक्स बात किया था, ये हमने कहा था कि ये क्या है? तो यह एक्सपोर्ट है। और एम को हमने कहा था कि ये क्या है? इंपोर्ट है। और हमने ये भी बात कर लिया था कि ये जो एक्स माइनस एम है, जब हम घटा देंगे तो हम ये देखेंगे हमारा निर्यात अगर आयात से अधिक है, निर्यात कितना है? सॉरी, निर्यात आयात से अधिक है, तो ये इसका मतलब ये बताता है कि हमारा नेट निर्यात ज़्यादा है। यही है ना? और इसको हम राष्ट्रीय आय में जोड़ लेते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने पहले की है। इसके अलावा यहाँ पर साधन लागत की अब बात होती है कि ये फिर देख लो, साधन लागत, फैक्टर कॉस्ट हम लोगों ने बात कर लिया था कि क्या क्या बातें इसमें शामिल होती हैं। साधन लागत पर GDP, ये भी बता रहा है कि साधन लागत पर GDP, बाजार कीमतों पर GDP में से जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है उसको घटाने पर हम प्राप्त कर लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया था यहीं पर कि भैया मान लीजिए कि जो हमारी GDP है, ये GDP, इस GDP में से हम क्या कर रहे हैं? हम जब कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, पहले फैक्टर कॉस्ट की बात कर लेते हैं। फैक्टर कॉस्ट, ये मैंने बताया था कि फैक्ट्री में वस्तु है, उत्पादन कर दिया गया है, उत्पादन का जो लागत है ये मैंने कहा था कि ये 100 रुपये है। और 100 रुपये के साथ साथ सरकार ने ये कहा कि भैया आपने ये 100 रुपये की वस्तु बनाई है, इस पर मुझे 10 रुपये का टैक्स दे दो, 10 रुपये का मुझे टैक्स दे दो। टैक्स देने के बाद वो इनडायरेक्ट टैक्स ली जा रही है। ये कहा था कि अब सरकार को लगा कि नहीं, यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे देश की जनता के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो वहीं पर सरकार ने ये का उपदान कर दिया। क्या? उपदान, जिसे कहते हैं सब्सिडी दे दिया। तो अब हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना हुआ? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, बार बार इसका प्रयोग किया गया कि अब यहाँ जो 5 रुपये दिया गया है सब्सिडी, उसको हमने घटा दिया तो टोटल हमारा आ गया कि 105 रुपये मार्केट प्राइस। उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? तो 5 रुपये का है। ये हमने बात किया ही था। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाने पर प्राप्त होती है। बाजार कीमतें वही कीमतें हैं जो उपभोक्ताओं द्वारा की जाती हैं, अर्थात उपभोक्ता जिस मूल्य पर बाजार में वस्तु खरीदता है वही उसकी मार्केट प्राइस है। ठीक है, बाजार कीमतों में उत्पादन करों तथा उपदानों को भी शामिल किया जाता है। साधन लागत शब्द का उपयोग उत्पादकों द्वारा दी गई कीमत के लिए किया जाता है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए, ये कहा जा रहा है, हाँ,
उपयोग उत्पादकों द्वारा दी गई कीमत के लिए किया जाता है। दी गई कीमत किसका, यानी कि हम इसको अगर सिंपली भाषा में कह दें कि यह भुगतान किया गया है। भुगतान किसको किया गया है, तो 4 कारकों को भुगतान किया गया है, यही है ना, 4 कारकों को। तो उपयोग उत्पादकों द्वारा, उत्पादक कौन है, उत्पादक इसी में उद्यमी है, उद्यमी ही तो है। आप इसको ऐसे कह लीजिए, यह फर्म है, यही तो है। तो उत्पादकों द्वारा दी गई कीमत के लिए किया जाता है। अतः साधन लागत बाजार कीमतों में से शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को घटाने पर प्राप्त होती है। साधन लागत पर जीडीपी एक देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। अब ये सारी बातें आसान भाषा में डायग्राम के माध्यम से बता दी गई हैं, आप लोगों तक पहुंचाई गई हैं, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर देखिए इसका सूत्र भी दिया गया है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसमें बचता क्या है, फिर भी आगे बढ़ लें। यहाँ पर बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात करें, बाजार कीमतों पर, इसमें हमने कहा था चार चीजें थी, क्या थी, एक थी जीडीपी, फिर से बार बार लिख करके बताना पड़ रहा है, जीएनपी, और एक ये मैंने कहा था इसी से रिलेटेड है एनडीपी, और इसी से रिलेटेड है जिसको कहते हैं एनएनपी। क्लियर है। और यहाँ पर जब बाजार कीमतों की बात आ गई, यहाँ पर हमने फैक्टर कॉस्ट की बात कर ली, फिर बाजार कीमतों पर शुद्ध उत्पाद, इससे नीति निर्धारकों को यह पता चलता है चालू जीडीपी। अब चालू जीडीपी अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जीडीपी को बनाए रखने के लिए देश को कितना खर्चा करना पड़ेगा। साथ ही यदि मूल्यह्रास के कारण हुई पूंजी, जो पूंजी है, मशीन है, पूंजी स्टॉक की हानि को विस्थापित नहीं किया जाता तो जीडीपी घटेगी। अगर नहीं आप करेंगे तो जीडीपी हमारी घटेगी। यहाँ पर एनडीपी एमपी, मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किस पर, मार्केट प्राइस पर, इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस डेप्रेसिएशन, मूल्यह्रास। यही तो सारी चीजें बताई गई हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर साधन लागत पर एनडीपी फैक्टर कॉस्ट की बात हो रही है। साधन लागत पर एनडीपी उत्पादन के साधनों द्वारा मजदूरी, लाभ, लगान, जो भूमि को दिया गया, जो पूंजी है उस पर ब्याज दिया गया के रूप में देश की घरेलू सीमा के भीतर अर्जित आय है। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, ये डी फॉर, मैंने कहा था कि ये क्या है, डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक है, ठीक है, घरेलू है, घरेलू सीमा की बात की जा रही है। यहाँ पर देश की घरेलू सीमा के भीतर अर्जित आय है। यहाँ पर इसका सूत्र एनडीपी फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनडीपी मार्केट प्राइस माइनस निवल उत्पाद कर माइनस निवल उत्पादन कर, ठीक है, उत्पाद कर। और यहाँ पर देखिए उत्पाद कर, उत्पाद पर लगने वाला कर, और यहाँ पर उत्पादन कर, दोनों को, ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। इसीलिए कभी कभी धैर्य रखना ज़रूरी होता है, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम मान लीजिए इतिहास कोई पढ़ा रहा है, अब इतिहास पढ़ा रहा है भारत का, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रहा है, या एक वैदिक काल पढ़ा रहा है, और आप पहुंच जाइए मॉडर्न में। मॉडर्न में ये गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था, आप तो ये बताया ही नहीं, आपको तो बताना ही नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, चीज़ें उसी अकॉर्डिंग चलती हैं, टीचर लेकर के चलता है। और एनसीईआरटी में जो बातें बताई गई थी, जब पहली क्लास हुई थी, जैसे ही शुरू हुई थी, मैंने ये कहा था कि देखिए जो उसमें लेसन दिया गया है, लेसन किस तरह से क्रमशः बढ़ रहा है। आपने सबसे पहले पालमपुर गांव की कहानी पढ़ी थी, वहाँ पर आर्थिक क्रियाएं क्या हो रही हैं वो पढ़ा था, परिवहन के साधनों को पढ़ा था, वहाँ पर अवसंरचना क्या है वो पढ़ा था। तो पहले लेसन में ही सब कुछ आपको एक संक्षेप में बता दिया गया था, एक खाका खींच दिया गया था पूरे इकोनॉमी का। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ा गया था ताकि चीज़ें, बैकग्राउंड की चीज़ें आपको पता रहें, और धीरे धीरे क्रमशः हम आपको आगे लेकर के चलेंगे। मुद्रा की बात हुई थी, कैसे मुद्रा कार्य कर, क्या मुद्रा, साख सृजन क्या है, ये सारी बातें हुई थी। और अब उसका एडवांस फॉर्म इसी में आपको आगे चल करके दिखाई देगा, ठीक है।
यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं, और आगे इसमें क्या कहा गया है तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP-MP की बात हो रही है। एक देश के सभी उत्पादन के साधनों, उत्पादन के जितने साधन है, उत्पादन के कितने साधन है, 4 हैं, साधनों द्वारा एक वर्ष में, एक वर्ष ये कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर है, एक वित्तीय वर्ष, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, सभी वस्तु जितना भी उत्पादन किया गया। अब यहां पर जब मैं बात कह रहा हूं उत्पादन, तो केवल उत्पादन की बात होगी, ठीक है, कीमतों पर मापा जाता है। GNP-MP में से एक देश के सभी नागरिकों द्वारा उत्पादित आर्थिक उत्पादन को शामिल किया जाता है। उत्पादित सभी आर्थिक उत्पादन, आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, पहले ही बताया था कि जिसमें मुद्रा शामिल हो, वह सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं जिसमें मुद्रा शामिल हो। लेन देन हो रहा है उसमें मुद्रा शामिल है, आप कोई फेस्टिवल मना रहे हैं उसमें भी मुद्रा शामिल है, शादी हो रही है उसमें भी मुद्रा शामिल है, यहां तक कि जो अंतिम यात्रा है उस अंतिम यात्रा में भी मुद्रा शामिल है, बिना इसके संभव ही नहीं है। तो यहां पर वही तो कहा जा रहा है, ठीक है, अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक का मूल्य। अब इसके साथ साथ GNP-MP में एक देश के सभी नागरिकों द्वारा उत्पादित आर्थिक उत्पादन को शामिल किया जाता है, चाहे वे नागरिक राष्ट्रीय सीमा के भीतर स्थापित हों अथवा विदेशों में, ठीक है। अब सभी चीजों का मूल्यांकन बाजार कीमतों पर होता है, ये तो बात हो गई थी, और यहीं पर GNP-MP इक्वल टू GDP-MP प्लस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, ये मैंने बताया था, विदेशों से शुद्ध अर्जित कारक आय, इसको हम लोगों ने देख ही लिया था, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर कहा जा रहा है साधन लागत पर GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, साधन लागत यानी कि ये फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहा है। अब देखिए साधन लागत पर GNP एक अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादन के साधनों द्वारा प्राप्त उत्पादन का माप है। फिर से साधन लागत पर, साधन लागत क्या है, 4 कारक, बार बार वही 4 कारक की बात हो रही है, 4 कारक साधन लागत पर GNP एक अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादन के साधनों, यही उत्पादन के साधन हैं 4, भूमि, मजदूर, पूंजी, उद्यमी, ठीक, सभी साधनों द्वारा प्राप्त उत्पादन का माप है। जो उत्पादन किया गया है अर्थात आय का सृजन भी तो हुआ है, तो GNP फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू GNP-MP नेट उत्पाद कर। उत्पाद कर हम अभी समझने वाले हैं, उत्पादन कर क्या होता है, उत्पाद कर क्या होता है, ठीक है, उत्पादन की प्रक्रिया पर लगाया गया टैक्स, ठीक है। तो एक एक करके चीजों को समझा जाता है। और साथ ही निवल उत्पादन कर, यहां पर बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात की जा रही है। ये क्या कह रहा है, यह इस बात का मानदंड है, यहां पर मानदंड है कि एक देश एक निश्चित समयावधि अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, में कितना उपयोग कर सकता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट देश के नागरिकों द्वारा किए गए उत्पादन का माप है, देश के नागरिकों द्वारा। यहां पर क्या कहा जा रहा है, अब नागरिक कहां पर होंगे, देश के अंदर भी हो सकते हैं, देश के बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है, द्वारा किए गए उत्पादन का माप है। इसके अलावा चाहे वह उत्पादन देश की घरेलू सीमा में हो या देश के बाहर दूसरे देश में हो। अब यहीं पर नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस इक्वल टू GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से हम घटा रहे हैं। जब हम यहाँ पर GDP की बात किए और GDP में से हमने कहा कि हम NDP की बात कर रहे हैं, तो NDP हम इसमें से माइनस कर रहे हैं ना, जो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, और साथ ही साथ अब इसको हटा देते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि NDP MP इक्वल टू GNP MP माइनस डेप्रेसिएशन, यही तो है, डेप्रेसिएशन को हम माइनस कर रहे हैं, तो फिर NNP MP इक्वल टू NDP अर्थात नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट की हम लोगों ने बात की थी, क्या था, GDP, और NDP यही है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट MP अर्थात मार्केट प्राइस इक्वल टू NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
MP किस पर, मार्केट प्राइस पर, प्लस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। ये सारी बातें एक लाइन में बता दिया था कि कैसे इसको करना है। इसके अलावा यहां पर साधन लागत पर कहा जा रहा है, दोबारा से देखिए, साधन लागत पर नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट साधन लागत की बात अर्थात फैक्टर कॉस्ट अथवा राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की बात हो रही है। अब देखिए, साधन लागत पर नेट नेशनल प्रोडक्ट एक देश के उत्पादन के सभी साधनों का, उत्पादन के सभी साधन, दोबारा से 4 कारक की बात, और उसी को हमने कहा संसाधन। तो ये क्या कह रहा है, एक देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा मजदूरी, लाभ, लगान तथा ब्याज के रूप में एक वर्ष में अर्जित साधन आय का योग है। एक वर्ष में अर्जित, यहां पर अर्जित शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्जित मतलब आपने जो सेवाएं दी उसके बदले जो आपको प्राप्त हुआ, अर्जित साधन आय का योग है। यह राष्ट्रीय उत्पाद है, किंतु राष्ट्रीय सीमा में उत्पादन तक ही सीमित नहीं है। राष्ट्रीय उत्पाद है तो बताइए, क्या वो केवल राष्ट्र की सीमा तक सीमित होगी? नहीं होगी। सऊदी अरब में देंगे सेवाएं, अमेरिका में देंगे सेवाएं, वो लोग अपने देश में पैसा भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, तो राष्ट्रीय की बात हो रही है ना। तो राष्ट्रीय का मतलब ये घरेलू से ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ये बातें समझ में आ गई। किंतु राष्ट्रीय सीमा में उत्पादन तक ही सीमित नहीं है, यह शुद्ध घरेलू साधन आय तक विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन का योग है। नेशनल इनकम इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, किस पर, मार्केट प्राइस पर, निवल उत्पादन कर, नेट जो उत्पादन कर लगा हुआ है, उत्पाद कर माइनस निवल उत्पादन कर इक्वल टू, अब यहां पर उत्पाद कर इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड इक्वल टू NNP। इन सभी जटिलताओं को आसान भाषा में बताया गया था। यहां पर देखिए, अब ये कहा जा रहा है कि सकल मूल्य वृद्धि बाजार कीमत पर, सकल का मतलब ग्रॉस इंग्लिश में, मतलब कुल, यहां सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमतों पर, यहां आधारित कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि, अभी ये बताना है, GVA बताना है मुझे। उत्पादन लागत पर सकल मूल्य वृद्धि आधारित कीमतों पर, ये बताना है। इन सभी बातों को जब आप सुनेंगे, जब धैर्य रख करके सुनेंगे, जब ये वाला चैप्टर खत्म हो जाए, कोई बात न समझ में आए, तो वहां पर कहना और समझना, सवाल करना जायज है, और सवाल करना आपका हक भी है, करना भी चाहिए। चलिए, अब इन्हीं बातों को जो हम लोगों ने देखा था, समझा था, एक एक करके हमने यहाँ पर देख लिया कि क्या क्या बातें NCERT में बताई गई हैं, हम लोगों ने क्या देखा था। अब ये डायग्राम के माध्यम से हमने पूरा समझ लिया कि प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन के साथ साथ कौन कर रहा है, कैसी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, क्या वो पूंजीगत वस्तु हैं, उपभोग की वस्तु हैं, या अंतिम उपभोग की वस्तु हैं। अब इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देख लिया था। अब इसके आगे बढ़ते हैं, और जो बातें हमें आगे समझनी है, हमने नेशनल इनकम के साथ साथ यहाँ पर हमने ये बात कर लिया था कि आय का वर्तुल प्रवाह क्या है। ये अगर आप लोगों को याद हो तो बढ़िया है, नहीं याद हो तो फिर से बता देंगे, ठीक। इसके साथ साथ अब यहाँ पर उत्पादन अथवा मूल्यवर्धन, ये हमने देख लिया। मूल्यवर्धन के बाद अब यहाँ आय विधि, व्यय विधि हमने देख लिया, और व्यय विधि के साथ साथ साधन लागत आधारित कीमतों पर बाजार कीमतें। अब इसको देख लेते हैं। इसको देखने के साथ साथ हमने रियल GDP की बात की थी कि रियल GDP क्या होती है। अभी यहां पर साधन लागत को हम हटा देते हैं, और ये एक को हम कहते हैं कि रियल GDP, रियल GDP, और दूसरा कहा जाता है नॉमिनल GDP। रियल GDP, अब इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए आपसे ये कहा गया कि हमारी जो GDP है बढ़ रही है, तो उसके लिए आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे।
कहीं ना कहीं तो आप बताएंगे कि किस आधार पर बढ़ रही है। बढ़ने का आधार आपको बताना तो पड़ेगा। तो अगर ये जीडीपी बढ़ रही है तो हम तभी कह पाएंगे जब हम तुलना करेंगे। अब ये तुलना दो हो सकता है, आगामी। अब ध्यान ये रखना है एक एक चीजों को, आगामी, पूर्व के वर्ष। ये बताइए यहां पर आगामी वर्ष, ये संभव है क्या कि हमारी जीडीपी अगले वर्ष कितना होगी या हमारी राष्ट्रीय आय कितनी होगी? यह संभव है? हम अनुमान कर सकते हैं लेकिन हम ठीक ठीक आंकड़ा नहीं बता सकते। तो केवल अनुमान है ना, तो केवल अनुमान तो खेलना नहीं है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। अब तुलना कैसा होगा? पूर्व के वर्ष से। पूर्व के वर्ष का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए अभी हम 2023 में हैं, ठीक है, 2023। अब इस 2023 में हमारी जीडीपी क्या है यह अंत में हमें पता चलेगा, ठीक है। लेकिन जब हमें तुलना करने की बात आएगी तो हम देखेंगे ना कि 2021 में हमारी जीडीपी क्या थी, ठीक है, 2022 में हमारी जीडीपी क्या थी, और उसके बाद अब हम 2023 की बात करेंगे तो 2023 के आंकड़े नहीं हैं अभी, ठीक है। फिलहाल हम ये कह रहे हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं, 2023 को हम छोड़ देते हैं। हम केवल ये मान रहे हैं, हम ये मान करके चल रहे हैं कि 2023 है, इसकी ये जो जीडीपी हमारी बढ़ रही है किसके मुकाबले बढ़ रही है। तो जब किसके मुकाबले की बात होगी तो यहीं पर बात हो जाएगी जो पीछे हमने देखा था, जो हमारा पीछे की जो जीडीपी ग्रोथ रही थी उससे हम तुलना कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि पूर्व के वर्ष से हमें तुलना करना है। तो तुलना करने के साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि एक तो हमने पूर्व के वर्ष से तुलना कर लिया, अब जो उत्पादन हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है वस्तु और सेवा का, तो हमने कहा कि यह क्या है, गुड्स एंड, मैंने कहा था कि इसका मल्टीपल टाइम यूज होगा। हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमने ये कहा कि पिछले वर्ष से हमने तुलना करके ये जान लिया कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है। अब जीडीपी बढ़ रही है, प्रोडक्शन हुआ और इसका मूल्य हमने देख लिया, ठीक है। अब मूल्य देखने के साथ साथ हमें तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ना कि मान लीजिए ये जो प्रोडक्शन किया गया है और इसका जो मूल्य देख रहे हैं, मूल्य कैसा, जो क्वांटिटी है यानी कि मात्रा जो है, मात्रा किसका, तो ये मात्रा गुड्स एंड सर्विसेज का होगा, और जो मूल्य है, मूल्य है ये भी तो देखना पड़ेगा। तो मूल्य हम देखेंगे कि एक तो करेंट होगा, यहां पर दो बातें होती हैं, करेंट का होता है, या फिर हम ये कह लें कि बेस ईयर, आप इसे संक्षेप में ऐसे लिख दीजिए, बेस ईयर। तो बेस ईयर हमने बना लिया और इस बेस ईयर के आधार पर हमने ये देखा कि जो उत्पादन हुआ है, जो मात्रा है, यह करेंट है, यह क्या है, ये करेंट है। मूल्य कैसा है, ये करेंट है और बेस ईयर हो सकता है। हम दोबारा से यहां से प्रोडक्शन किए तो गुड्स एंड सर्विसेज का, इसका मूल्य, और हमने देखा कि जो मूल्य है वो मूल्य केवल इसी आधार पर हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमने दो बातें की, एक तो हमने ये कहा कि मात्रा हम देखेंगे, मात्रा कब का, तो करेंट ईयर में, और उसका मूल्य देखेंगे कि हम क्या देखेंगे, मूल्य देखेंगे, तो मूल्य भी हम देख रहे हैं कि मूल्य करेंट ईयर का लिया जा रहा है और बेस ईयर का। अब यहीं से सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं। अब ये जो मैंने रियल जीडीपी कहा, अब इसको ऐसे देखिए,
हमने कहा कि रियल जीडीपी है, तो रियल जीडीपी हमने वर्ष 2011-12 11-12 को मान लिया। 11-12 में हमने देखा कि वस्तु का मूल्य स्थिर था, बहुत ज़्यादा वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में फ्लैक्चुएशन नहीं देखने को मिला था। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन देखने को नहीं मिला था। सरकार ने, हालांकि हर 5 वर्ष पर बदल जाता है बेस ईयर, आधार वर्ष जिसे कहते हैं, लेकिन बदला नहीं जा सका अभी। अब यहाँ पर आधार वर्ष देखा गया कि जो वस्तु का प्रोडक्शन हुआ, उत्पादन, ठीक है, और यहाँ पर उसका मूल्य देखा गया। आप ऐसे कह लीजिए कीमत। ठीक, इस वस्तु की कीमत कितनी थी? ठीक है, इस वस्तु का मूल्य कितना था? हमने ये मान लिया कि X नामक जो वस्तु है इसकी कीमत उस समय 10 रुपये थी। X नामक वस्तु का उत्पादन किया गया था, इसकी कीमत 10 रुपये है। अब 10 रुपये के साथ साथ हमने ये माना कि इस समय 10 रुपये रखा गया है और इसी को हमने आधार मान लिया। अब हम चल रहे हैं कहाँ पर? 2023 में। ठीक है, हमने वस्तु का उत्पादन किया, यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ और उसका हमने मूल्य का क्या कहा कि यही हमने निर्धारित कर दिया कि यही आधार मान करके देखेंगे। और आधार मान करके देखने के साथ हम इसमें कहेंगे कि जो हमारी रियल जीडीपी है, तो दरअसल रियल जीडीपी का सीधा सीधा सा मतलब आसान भाषा में ये है कि अगर स्थिर मूल्य पर जो हमारी आधारित जीडीपी है, स्थिर मूल्य पर आधारित जीडीपी को वास्तविक जीडीपी कहते हैं। यहाँ पर स्थिर मूल्य पर, तो स्थिर मूल्य क्या है? स्थिर मूल्य कहाँ से लिया हमने? ये बेस ईयर से लिया, आधार वर्ष से। X नामक वस्तु की कीमत इतनी थी और इसी के आधार पर हमने तुलना कर लिया, यानी कि स्थिर मूल्यों पर आधारित जीडीपी को वास्तविक जीडीपी कहते हैं, अर्थात रियल जीडीपी कहते हैं। अब इसमें क्या चीजें होंगी? अब इनको हटा करके अब यहां पर देखिए, हमारे पास हमने ये कहा कि स्थिर मूल्य, ये बार बार रिपीट किया हूं, स्थिर मूल्यों पर आधारित जीडीपी, मूल्यों पर आधारित जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी कहलाती है, अब इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? आधार वर्ष। आधार वर्ष होगा, आधार वर्ष के साथ साथ वर्तमान वर्ष की मात्रा होगी, किसकी? वस्तु एवं सेवाओं की। अब ऐसी स्थिति में हम ये कह पा रहे हैं कि हमने एक आधार वर्ष 2011-12 और 2011-12 में X नामक वस्तु की कीमत इतनी थी, 10 रुपये थी। अब आज के समय में अर्थात 2023 में उसी वस्तु का उत्पादन किया गया है, तो वस्तु तो वही है, ठीक है, लेकिन हमने ये कहा कि उसी मूल्य के आधार वर्ष के मूल्य के आधार पर हम देख रहे हैं, तब हम ये कह रहे हैं कि ये जो जीडीपी है ये वास्तविक है, रियल है। अब यहाँ पर बात होती है नॉमिनल जीडीपी की। नॉमिनल जीडीपी, अब नॉमिनल जीडीपी क्यों कह रहे हैं? नॉमिनल जीडीपी इसलिए कह रहे हैं कि यहां पर जो प्रोडक्शन हुआ है, ये करेंट ईयर में हुआ है। इसका जो मूल्य लिया गया है वो भी क्या लिया गया है?
वो भी करंट ईयर का लिया गया है। तो यहाँ पर उत्पादन भी हम प्रोडक्शन भी करंट का ही ले रहे हैं, मूल्य भी हमने करंट का ही लिया। तो इसका मतलब अब जो करंट मूल्य है तो इसमें इन्फ्लेशन तो होगा, इन्फ्लेशन तो होगा। तो जब मूल्यों में इन्फ्लेशन को भी हम शामिल कर लेंगे और इसको कहेंगे कि ये जो अब ये किसी वजह से किसी भी कारण से मान लेते हैं इन्फ्लेशन हुआ, तो हम ये कह रहे हैं प्रोडक्शन हुआ है करेंट ईयर में और करेंट ईयर का ही हमने मूल्य भी लिया है, तब हम इसको कहेंगे कि ये नॉमिनल जीडीपी है। तो यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है, जिसको हाँ एक और चीज़ याद रखिएगा, इसे नॉमिनल जीडीपी के साथ साथ इसे मौद्रिक जीडीपी भी कहा जाता है, मौद्रिक जीडीपी। अब मौद्रिक जीडीपी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन भी शामिल होता है, तो इसको हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि मौद्रिक जीडीपी है। देखिए मौद्रिक जीडीपी, अब इसमें दो बातें हैं, इसकी गणना चालू कीमतों पर की जा रही है कि जो वस्तु X नामक वस्तु थी वो तो हमने उसके हिसाब से आधार वर्ष के हिसाब से देख लिया कि उसकी कीमत कितनी थी, उसका मूल्य कितना था, ऐसे मूल्य कितना था। लेकिन उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो चालू वर्ष में अर्थात इस समय उस वस्तु की कीमत कितनी है, उस वस्तु की कीमतें इस समय के हिसाब से देख लेते हैं। तो वस्तु की कीमतें किसी न किसी वजह से इन्फ्लेशन का शिकार हैं, अर्थात इन्फ्लेशन उसमें देखा जा रहा है, इसलिए उसे नॉमिनल जीडीपी या मौद्रिक जीडीपी कहा जाता है। अब बात ये होती है कि नॉमिनल जो जीडीपी है उस नॉमिनल जीडीपी में नॉमिनल जीडीपी का कारण क्या क्या हो सकता है। तो मान लीजिए कि अंतिम वस्तु जो है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के जो उत्पादन है उसमें वृद्धि हो जाए, ठीक है। अगर वृद्धि हो गई तो यानी कि इस ऐसे कह सकते हैं कि बाजार में जो उसकी आपूर्ति है वो बढ़ गई, और अगर बढ़ गई तो वस्तुओं की कीमतें क्या होंगी, यहाँ पर जो मुद्रा की क्रय क्षमता है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ इसको अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि किसी को फिर से कोई दिक्कत ना हो। जब हम आधार वर्ष पर हमने किसी वस्तु का उत्पादन किया और उस उत्पादन का जो मूल्य है आधार वर्ष का मान लिया और फिर हमने उसकी गणना की, तो हमने कहा कि इतनी वस्तुओं का उत्पादन किया गया है और इतनी वस्तुओं मान लेते हैं कि 100 वस्तुओं का उत्पादन किया गया है और इस 100 वस्तुओं का उत्पादन आधार वर्ष के अनुसार कितना है, तो 1000 रुपये है, ये मान लिया। अब उसी के साथ साथ हमने ये तो देख लिया कि हमने मान लिया कि उत्पादन हुआ है, साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि स्थिर कीमतों पर हमने मूल्य देख लिया और उस आधार पर हमने देखा कि हमारी जीडीपी कितनी बड़ी है, तब हम उसको कहते हैं कि यह रियल जीडीपी है। इसके अलावा जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो जो करेंट जो ईयर चल रहा है उसमें वस्तुओं का उत्पादन हुआ है और उत्पादन के साथ साथ हमने ये भी कहा कि उसका जो मूल्य है वो मूल्य इन्फ्लेशन के कारण बढ़ा हुआ है, अर्थात उसकी कीमतें बढ़ी हुई हैं। तो आधार वर्ष के हिसाब से हम देख रहे हैं तो वो रियल जीडीपी है, और जब उसमें मौद्रिक मूल्य आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो शामिल हो गया है, उस आधार पर हम उसे कह रहे हैं कि यह रियल जीडीपी नहीं है, दरअसल यह नॉमिनल जीडीपी है और यह मौद्रिक जीडीपी भी है क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन देखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब नॉमिनल जीडीपी की बात की जा रही है तो उत्पादन की मात्रा और मूल्य दोनों करेंट ईयर का लिया जाता है या वर्तमान वर्ष का लिया जाता है। तो इसमें वर्तमान वर्ष का लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो रियल जीडीपी है इसमें क्या होगा, उत्पादन की मात्रा और
मूल्य अलग अलग लिया जाता है, लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? तो यहां पर क्या था, यहां पर मात्रा जो था यह वर्तमान वर्ष का लिया गया और मूल्य जो है यह आधार वर्ष का लिया गया, आधार वर्ष का लिया गया। ठीक है, यहां पर उत्पादन की बात हुई। उत्पादन कब का किया गया? उत्पादन की मात्रा ये भी वर्तमान वर्ष है, हालांकि लिख दिया है, फिर से डिनोट कर दे रहा हूं। और जो मूल्य है ये भी वर्तमान वर्ष का है और इसीलिए इस मूल्य में जो वस्तु की कीमत उस समय आधार वर्ष के हिसाब से थी, अब वो वस्तु की कीमत बढ़ गई है और इसलिए कहा जाता है कि जो आधार वर्ष है जितना करीब रहेगा, जितना उसमें आधार वर्ष और करेंट वर्ष में जो चल रहा है उसमें जितना गैप कम रहेगा, उतना ही हमारा वास्तविक वहाँ पर हमारी जीडीपी वास्तविक नज़र आएगी और उसकी मात्रा भी वास्तविक नज़र आएगी। तो यहाँ पर दोनों बातों को आप लोगों ने समझ लिया। अब बात आती है जो मैंने आपसे कहा कि जो मौद्रिक जीडीपी है उसमें वृद्धि का कारण क्या होता है, उन कारणों को समझ लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो मौद्रिक जीडीपी है, जीडीपी में वृद्धि का कारण, ठीक है। तो इसके जो कारण हैं उन कारणों को देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि इस वजह से होता है क्योंकि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। उत्पादन में वृद्धि किसके? तो अंतिम वस्तु और सेवा, ठीक है। इसके उत्पादन में वृद्धि हुई और उत्पादन में वृद्धि हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हमने देख लिया कि आपूर्ति बढ़ गई और आपूर्ति बढ़ गई तो ऐसी स्थिति में फिर जो मुद्रा का मौद्रिक मूल्य है वो कम हो जाएगा। एक तो ये बात। दूसरी बात यहाँ पर होती है कि मान लीजिए जो चालू कीमतें हैं, सप्लाई कम हो गई और चालू कीमतें बढ़ गई। अब ये किसी कारण से भी मान लेते हैं चालू कीमतों में वृद्धि हो गई। चालू कीमतों में वृद्धि हुई तो आपने देखा कि हमारी नॉमिनल जीडीपी तो बढ़ गई है, ठीक है। इसके साथ साथ यह स्थिति भी हो सकती है कि जो ये ऊपर दिए गए हैं उपरोक्त दोनों के द्वारा, इन दोनों के द्वारा भी तो हो सकता है, दोनों एक साथ भी तो हो सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जो नेशनल इनकम है उसमें UNSAN 2008 एक सिफारिश आई थी और उसी सिफारिश के आधार पर इसमें बदलाव किया गया था, ठीक है। अब यहीं पर जो उत्पादन की मात्रा है वो स्थिर रहने पर भी अगर मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि हो रही है, हो सकती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो उत्पादन की मात्रा है, उत्पादन की मात्रा स्थिर रहने के बाद भी या रहने पर भी जीडीपी की जो स्थिति है, या मौद्रिक जीडीपी की बात कर रहे हैं, मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि हो सकती है। वहीं रियल जीडीपी की जब बात होती है तो रियल जीडीपी में वृद्धि तभी संभव है जब उत्पादन में वृद्धि हो, ठीक है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए,
उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हो। अब जो मौद्रिक जीडीपी में है उसकी बात क्या करेंगे? उत्पादन रहने पर, उत्पादन की मात्रा स्थिर रहने पर, आप ऐसे कह सकते हैं उत्पादन की मात्रा स्थिर हो और मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि हो सकती है। कैसे हो सकती है इसको समझ लीजिए। यहाँ इन दोनों बातों को दोबारा से आप देखेंगे, समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दरअसल इन दोनों में कैसे और क्या फ़र्क है। ठीक है, एक बार फिर से इसको बता करके इसको समराइज करते हैं। रियल जीडीपी हमने एक आधार वर्ष देख लिया और उस आधार वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं आया है, उतार चढ़ाव नहीं आया है। वस्तुओं की कीमतें स्थिर रही हैं, लगभग स्थिर रही हैं। हमने उसको आधार वर्ष मान लिया और डिसाइड कर लिया कि एक्स नामक वस्तु या इस पेन की कीमत इस वर्ष 10 रुपये है। इसी के आधार पर हम जीडीपी का कैलकुलेशन करेंगे। तो जब हम 2022 में, या मान लेते हैं थोड़े समय के लिए 2015 में हमने माना, ठीक है, 2015 में हमने माना और 2015 में मानने की बात कर रहा हूँ, मान करके हमने कहा कि इस पेन की कीमत, ये मार्कर की कीमत 10 रुपये है। और अब देखा कि 2023 में इसमें कितना उत्पादन हुआ, इस वस्तु का कितना उत्पादन हुआ। देख लिया कि इस मार्कर का उत्पादन 10,000 पीस हुआ। उसके हिसाब से हमने ये कहा कि भाई उत्पादन हो रहा है यानी कि डिमांड है, और डिमांड है तो इसका मतलब कि सप्लाई भी हो रही है, और सप्लाई हो रही है तो इसके हमने मूल्य को काउंट कर लिया, इसके हमने मात्रा को काउंट कर लिया, और जो आधार वर्ष में हमने मूल्य निर्धारित किया था उस मूल्य के आधार पर देखा कि हमारी रियल जीडीपी इतनी है। ठीक, अब क्या हुआ कि हमने उत्पादन किया नहीं, उत्पादन हमने इसका इस वर्ष में किया नहीं, लेकिन हमने ये देखा कि यहाँ पर इसकी डिमांड ज़्यादा है, और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ जो इसकी कीमत है वो बढ़ गई है। हो सकता है कि सप्लाई नहीं हो पा रही हो सकता है कि उत्पादन नहीं हो पा रहा हो, तो जो है उसकी कीमतों में वृद्धि हो गई। तो हम इसको कह रहे हैं कि ये नॉमिनल जीडीपी है। तो वही यहाँ पर रियल जीडीपी में तभी वृद्धि होगी जब उत्पादन की मात्रा में, ये हम पहले 10 उत्पादन करते थे अब 20 करेंगे, तब हमारी रियल जीडीपी में वृद्धि होगी। यहाँ पर उत्पादन की मात्रा स्थिर, अर्थात 10 का हमने उत्पादन किया था, 10 ही उत्पादन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर स्थिर होने पर भी मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि डिमांड या अन्य कारण जो मैंने कहा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ इन्फ्लेशन का प्रभाव देखा जा सकता है और उसकी वजह से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि देखी जाएगी, और वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि अर्थात हमने कह दिया कि हमारी जीडीपी बहुत अच्छी है, लेकिन वो ठीक बात नहीं है। अब बात आती है कि राष्ट्रीय आय में किन किन बातों को शामिल किया जाता है, किसको किसको शामिल नहीं किया जाता। अब इसको देख लीजिए। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो नेशनल इनकम है इसमें शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, शामिल नहीं किया जाता। अब किसको किसको शामिल नहीं किया जाता? पहली बात सोचिए कि एक बढ़िया
स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, बहुत ब्रिलियंट है, ठीक है, इतना ब्रिलियंट है कि बात बात पर, है ना। तो ये जब स्कूल में गया, स्कूल की तरफ से इसको क्या मिल गया, स्कॉलरशिप मिल गई, या फिर छात्रवृत्ति, आप कह लीजिए छात्रवृत्ति मिल गई। अब इसको बताइए, विद्यार्थी ने या इस स्टूडेंट ने जो छात्रवृत्ति, इसे 5,000 की छात्रवृत्ति मिल गई, 5K की। इसके बदले इस स्टूडेंट ने क्या कोई प्रोडक्शन किया? प्रोडक्शन किया? तो यहां पर इस स्टूडेंट ने कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया है, ठीक। अब एक बात और, एक गांव में एक बूढ़ी मतलब एक दंपत्ति थे, दंपत्ति रह रहे थे। अब उनकी उम्र लगभग 70 के करीब थी। उसमें से एक व्यक्ति निकल लिया, निकल लेने का मतलब उनका स्वर्गवास हो गया। बुजुर्ग को मान लीजिए, बुजुर्ग में मतलब मेल फीमेल किसी को भी मान लेते हैं। मोस्टली हम मेल को मानते हैं, मेल को इसलिए क्योंकि इसी पर पूरे घर की अर्थव्यवस्था निर्भर होती है। तो हमने ये कहा कि ये जो भाई साहब हैं, इनका देहांत हो गया, और देहांत होने के बाद अब जो एफ हैं, ये हैं 70 वर्ष की, 70 वर्ष की। तो सरकार ने ये कहा कि भैया ये जो 70 वर्ष की महिला है, इनको एक काम करते हैं, कुछ महीने में रुपया दे देते हैं ताकि इनका खर्च चलता रहे। और चूंकि इनके घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, तो इसलिए इनको देना ज़रूरी है। तो इस महिला को, एफ को, पेंशन दे दिया गया, ठीक है, पेंशन दे दिया गया। अच्छा, एक बात हमने कर ली, दूसरी बात हमने कर ली। अब यहीं पर एक और बात आएगी कि मैंने और आपने ये कहा कि भाई ये जो मार्कर है, मुझे इस मार्कर की ज़रूरत है, और मैंने कहा, मतलब आपने कहा कि मुझे इस मार्कर की ज़रूरत है, मैंने कहा कि मुझे एक मोबाइल की ज़रूरत है। हमने आपस में एक्सचेंज कर लिया, लेन देन कर लिया। तो बताइए, क्या इसमें कहीं मुद्रा शामिल हुई, या यहाँ पर कहीं प्रोडक्शन हुआ? तो यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो हम इसको कह रहे हैं तीसरा, विशुद्ध रूप से वस्तु विनिमय। विशुद्ध रूप से वस्तु विनिमय किया गया है, ठीक। अच्छा, अब क्या हुआ, एक जो उपभोक्ता है उसने क्या किया, थोड़े समय के लिए सोचिए कि ये आपका घर है, नहीं, आप सेना में थे या आप किसी सरकारी जॉब में थे, सरकारी ईमानदारी का जॉब है, आप वहाँ से रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद, रिटायरमेंटी के बाद आपको 50 लाख मिला, 50 लाख मिला, प्लस मासिक पेंशन, मासिक पेंशन मिला। ये मासिक पेंशन मिल रहा है आपको 10,000 रुपये, 10 के, ठीक। एक तो 10 लाख मिला और 50 लाख मिला, और मासिक पेंशन 10 के आपको मिलेगा। जो ग्रेच्युइटी अमाउंट, टोटल जो अमाउंट था 50 लाख आपको मिला। आपने क्या किया, आपने एक प्लॉट खरीदा, और इस प्लॉट पर आपने सोचा कि सुंदर सा घर बनाऊंगा, बुढ़ापा आराम से निकल जाएगा। लेकिन तभी
एमसीडी आती है और ये कहती है कि भैया एक काम करो, आप जो घर बनाओगे वो इतने में ही बनाओगे, ठीक, इतना एरिया आप रखेंगे ये वाला, ताकि यहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे। आपको गुणवत्तापूर्ण जीवन भी तो देना है, क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे। अब क्रॉस वेंटिलेशन के लिए ये बात हो गई, ठीक। आपको बहुत बुरा लगा कि यार मैंने इतना महंगा ज़मीन खरीदा और इस ज़मीन का उपयोग नहीं हो पा रहा है। एमसीडी ने ये कहा कि ये ज़मीन आपकी ही है, केवल आपको करना ये है, आप इस पर कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, आप यहाँ चारपाई डालिए, ठीक है, यहाँ पर झूला लगा लीजिए, कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। क्या ठीक है, आपका खुराफाती दिमाग, और आपने कहा कि रोज सब्जी खरीद करके ला रहा हूँ, 10,000 पेंशन मिल रहा है, यहाँ पर सब्जी और मिर्ची, मतलब कुछ यहाँ पर सब्जी, यहाँ पर मान लीजिए प्याज लगा दिया, मिर्ची लगा दिया, कुछ लगा दिया चारों तरफ, एक तरफ यहाँ पर छोड़ दिया सामने के तरफ। अब जब लगा दिया तो फिर बात ये हुई कि भाई ये जो आप उपभोग के लिए लगा रहे हैं, ये क्या होगा, आप उपभोग करेंगे, किसके लिए, अपने खाने के लिए। यहाँ पर क्या उत्पादन तो हुआ, लेकिन यहाँ पर मुद्रा कहीं शामिल है, इसका मौद्रिक मूल्य हमने आंका नहीं आंका, इसको भी हम जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। अच्छा, ये जो पेंशन आपको मिल रहा है 10 के, ये पेंशन आपको क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपने पहले सेवा दी है और उसी सेवा देने के दौरान जो आपकी सैलरी थी उसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा काट काट करके रखा गया था, बाद में आपको पेंशन के रूप में दिया जा रहा है। तो ये जो पेंशन आपको दिया जा रहा है, मासिक पेंशन, यह जीडीपी में शामिल होगा, लेकिन जो यहाँ पर ये कार्य आपने किया ये जीडीपी में शामिल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो स्टूडेंट को 5 के दिया गया है वो भी शामिल नहीं होगा, ये जो दिया गया है ये दोनों यहाँ पर, इसको हम कहते हैं कि यह क्या है, हस्तांतरित आय। ये इन व्यक्तियों के लिए, स्टूडेंट के लिए हस्तांतरित आय है, और ये जो पेंशन है यह भी हस्तांतरित आय है। यह एक पक्षीय भुगतान है, इसको हम क्या कह रहे हैं कि यह एक पक्षीय भुगतान है, अर्थात यहाँ पर कोई उत्पादन नहीं किया गया है, एक पक्षी भुगतान है, तो इसे हम नेशनल इनकम में इसे जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे, राष्ट्रीय आय में इसे शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात आई है कि थोड़े समय के लिए सोचिए, हमने ये बात कर लिया कि जो हस्तांतरित आय है वो नहीं शामिल होगा, जो वस्तु विनिमय है वो शामिल नहीं होगा। यहाँ पर हमने बात किया था कि वस्तु विनिमय ये शामिल नहीं होगा। अच्छा, इसके साथ साथ हमने ये कहा कि जो खुद के उपभोग के लिए, यानी कि स्व उपभोग के लिए हमने जो कुछ भी उत्पादन किया था वो शामिल नहीं हुआ। अब एक थोड़े समय के लिए एक और एग्जाम्पल सोचिए कि आप अपने दोस्त, यहाँ पर ये चौथा हो गया, यहाँ पर पांचवा, एक जो मित्र है ए और ए प्लस बी, बी को पैसे की ज़रूरत थी, ए से कहा कि मुझे पैसे चाहिए, इसने कहा कि ठीक है ले लो, अब इसने इसको दे दिया, फिर इसने इसको अगले वर्ष लौटा दिया। अब यहाँ पर ये इसकी इनकम हुई और ये इसकी इनकम हुई, लेकिन इसमें कहीं किसी ने किसी को सेवा दी क्या, यहाँ पर कोई सेवा दिया नहीं दिया, तो ये विशुद्ध रूप से लेन देन है। इसको हम क्या कह रहे हैं कि लेन देन, विशुद्ध
विशुद्ध लेन देन, इसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ एक और इसी से जुड़ी बात है, और हमने ये कहा कि यहां पर एक और कार्य किया गया। कार्य क्या किया गया? यहां पर छठा पॉइंट मान लेते हैं कि मुझे कार की ज़रूरत है और मुझे आने जाने में दिक्कत हो रही है, बारिश हो रही है, ठंड का मौसम है, रूम से और संस्थान तक आने में दिक्कत हो रही है। तो मैंने ये कहा कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, भीग जा रहे हैं, फिर जाने के बाद कपड़े चेंज करना पड़ता है, इत्यादि इत्यादि। एक सेकेंड हैंड कार ले लेते हैं। तो यहाँ पर पुरानी कार हमने ले ली। तो पुरानी कार या पुरानी वस्तु का विक्रय, सोचिए, पुरानी वस्तु का विक्रय किया गया, तो क्या हम इसको शामिल करेंगे? नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि जब ये उत्पादन हुआ था अर्थात कार बनाया गया था, तो उसी समय कार का मूल्य किसमें? राष्ट्रीय आय में जोड़ लिया गया है। दोबारा से आपने क्रय विक्रय किया, उसको तब तक नहीं जोड़ा जाएगा जब तक कि आप उसमें कोई सर्विस नहीं कराते। अगर आप सर्विस कराते हैं तो यानी कि आपने सेवा लिया और भुगतान किया, तो वो शामिल हो जाएगा। अगर सर्विस नहीं कराया तब वो जो मूल्य था वो शामिल नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है, जो पुरानी वस्तुएं हैं उनका क्रय विक्रय किया जाता है, तो इसको हम शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। तो अब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको याद रहना चाहिए कि राष्ट्रीय आय में किसको किसको शामिल नहीं किया जाता। अब बात ये होती है कि जो हमने कहा कि एक तो नेशनल इनकम हमने देख लिया, नेशनल इनकम की गणना का महत्व तो बाकी है, वो उसको हमें देखना है। साथ ही साथ नेशनल इनकम की सीमाएं क्या हैं, राष्ट्रीय आय की सीमाएं क्या हैं। जैसे एक बात सोचिए, यहीं पर इसको हम देख लेते हैं। सीमाएं, तो राष्ट्रीय आय की सबसे बड़ी दिक्कत ये है हमें कि कुछ जो इससे संबंधित बातें होती हैं, जैसे मान लीजिए असंगठित क्षेत्र, जिसको कहा जाता है, अक्सर प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि क्या असंगठित क्षेत्र द्वारा जो उत्पादन किया गया है वो उत्पादन हम इसमें काउंट करते हैं? तो वो काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे पास काउंट नहीं किया जाता इसलिए क्योंकि हमारे पास उसका आंकड़ा नहीं रहता। तो इस बात को, यानी कि इससे संबंधित जो और बातें हैं उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अर्थात कल की क्लास में पढ़ेंगे। और जितने भी डाउट्स हैं आप लोगों को मैंने कहा है कि मेल आप कर दीजिए, जो चीज़ें आप लोगों को मेल प्रोवाइड कराया गया है आप उसमें भेज सकते हैं। और डाउट सेशन होगा, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें कि डाउट सेशन नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि डाउट सेशन नहीं होगा, डाउट सेशन होगा। जो भी आपकी क्वेरी है या जो कुछ भी समस्याएं हैं उन सब समस्याओं का समाधान मैं करूंगा ही करूंगा, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मैं उसे करूंगा। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।